नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी। मैं स्वस्थ नहीं था, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना ही कोई अपडेट दे पा रहा था। आज आप लोगों के आशीर्वाद एवं दुआ से मैं आपके समक्ष हूँ और आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से यह भी बताया था कि 3/5/2021 यानी सोमवार से हम CDPO और BPSC की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। साथ साथ उनके क्लास भी प्रारंभ करने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको टेस्ट लिए जाएंगे और ग्रुप के माध्यम से ही आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए यदि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ से आपको जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे PDF हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो कल का जो हमारा टॉपिक था, जो ग्रुप में आपको दिया गया था, वह हमने प्राचीन भारत के इतिहास से दिया था और उसमें हमने आपको 2 टॉपिक दिया था। एक अतीत को जानने हेतु काल का निर्धारण और दूसरा प्रागैतिहासिक काल। आज हम इन्हीं 2 टॉपिक को समझेंगे और शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, कुछ ज़रूरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। तो दोस्तों आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, आखिर क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को जानना समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों इतिहास का अध्ययन करने से हमें अपने अतीत के बारे में, यानी गुजरे हुए ज़माने के बारे में पता चलता है। यानी इतिहास का अध्ययन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने से ही हम अपने गुजरे हुए ज़माने यानी अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस तरीके से जीवन यापन करते थे, उन्हें अपने जीवन यापन करने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किस तरीके से किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी परिस्थितियों का हल ढूंढा। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं और इतिहास में जानने का प्रयास भी करते हैं। इसके लिए हमें अतीत को जानना और समझना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसे हम बिना अतीत को समझे बेहतर ढंग से हल नहीं कर सकते हैं। तो अतीत को जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों को समझने के लिए हमें अतीत की ओर जाना पड़ता है। तो इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं और अपने अतीत यानी कि अपने गुजरे हुए ज़माने को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम अपने अतीत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अतीत कैसा था, किस तरीके से पूर्वज हमारे जीवन यापन करते थे, किस तरीके से उन्होंने आग के जलाने की कला से लेकर आज वर्तमान की चकाचौंध भरी दुनिया में प्रवेश किया। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यह जो हमारी विकास का क्रम है, मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाना सीखा और फिर धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान की जो दुनिया है वह कितने बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ जी रही है। तो इस तरीके का जो विकास है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अतीत का जो विकास है वह किसी निश्चित समय का परिणाम नहीं है, वह किसी भी निश्चित समय का परिणाम नहीं है। यानी हमारी जो विकास के क्रम है वह किसी निश्चित समय नहीं है, मतलब यह घटनाएं किसी एक निश्चित क्रम में घटित नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 100 दिन 50 दिन में हमारी यह विकास का क्रम पूरा हुआ। इस विकास के क्रम को पूरा होने में कितने अरबों खरबों वर्षों का समय लगा, कितने युग आए, कितने काल आए, और उन्हीं काल और युग का हम निर्धारण करेंगे। तो यह जो हमारी विकास की प्रक्रिया है यह किसी भी निश्चित समय का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकास का परिणाम है। यानी निरंतर विकास का परिणाम कहने का मतलब है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर समय के अनुरूप जो है हमारा विकास होते गया और आज हम आग जलाने की कला से लेकर के वर्तमान की इस बड़ी दुनिया में टेक्नोलॉजी से रूबरू है। तो चलिए आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे और अपने अतीत को समझेंगे। तो दोस्तों अतीत को समझने के लिए हम काल का निर्धारण करते हैं, यानी काल का विभाजन करते हैं। हम अपने अतीत को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 काल का निर्धारण करते हैं, यानी
अतीत को समझने के लिए 3 प्रकार के काल का वर्गीकरण करते हैं। पहला जो हमारा है वह है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा है दोस्तों आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों अतीत को समझने के लिए यानी हम अपने अतीत का अध्ययन करने के लिए हम उसे निम्न काल में बांट सकते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल कहने से तात्पर्य है कि वह काल जिसकी कोई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हों, यानी कि इस काल की कोई भी अवशेष प्राप्त, कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि वह काल जिसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या है कि इतिहास का वह काल जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध है, यानी जिसके पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध हैं, जिसकी लिपियां उपलब्ध है, लेखन कला उपलब्ध है, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है, तो उसे हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी इस काल के मानव जो थे वह लिपि से परिचित थे, लेखन कला से परिचित थे, लेकिन वह उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, उसे हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह लिपि से ज्ञात थे, यानी लिपि उन्हें आती थी, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि इतिहास का वह काल जिसके पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेखन कला लिपि भी प्राप्त हुए हैं और उन लिपियों को पढ़ा जा चुका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब इस काल के जो मानव थे वह लिपि से परिचित थे और उन लिपियों को वर्तमान में पढ़ा जा चुका है, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखेंगे कि इन तीनों काल के अंतर्गत हम किन किन समयों का अध्ययन करते हैं, किन किन काल का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, पाषाण काल, और दूसरा हम लोग ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 2 काल का अध्ययन करते हैं, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वह काल जिसमें कि लोग जो हैं लिपि से परिचित थे, लेकिन वह लिपि अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, वह आद ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता, यानी जिसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। यानी कि आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया था कि इतिहास का वह काल जिसके लिपि एवं लेखन कला मौजूद है और उन लिपि लेखन कला को पढ़ा जा चुका है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य, है ना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जितने सारे हमारे इतिहास है
वो हम लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक की घटनाओं तक का अध्ययन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में करते हैं। अब दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसकी चर्चा हम लोग आगे के अध्याय में विस्तृत रूप से करेंगे, जब हम हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जिस काल में मनुष्य जो थे वह लिपि और किसी भी प्रकार के लेखन कला से परिचित नहीं थे, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे 2 भाग में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। दोस्तों अब पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो पाषाण काल को अध्ययन करने के लिए भी इसे भी 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वह है पुरा पाषाण काल, पहला हमारा है पुरा पाषाण काल, दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। तो दोस्तों अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से पाषाण काल को हम लोग 3 काल में वर्गीकरण करके पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी तिथि भी दी गई है, लेकिन तिथियों को आप याद ना करें कि पुरा पाषाण काल की तिथि कब से कब तक है, मध्य पाषाण काल की तिथि कब से कब तक है और नव पाषाण काल की तिथि कब से कब तक है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी परीक्षाओं में इनकी तिथियों से लेकर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी तिथियों जब आप पढ़ेंगे तो विभिन्न सारे इतिहासकार का इनकी तिथि को लेकर के मतभेद है और कई सारी बुक में इनकी तिथियां भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो आप इसकी तिथि को लिखिए जरूर, लेकिन आप उसे याद करने की कोशिश ना करें, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल की। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी हमने क्या देखा कि 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अभी तक हमने फिर से रिकॉल करते हैं कि किन किन चीज़ों को पढ़ा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अतीत को समझने के लिए हम उनके काल को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य किसी प्रकार की लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं थे, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ यह होता है कि इतिहास का वह काल जिसमें मानव जो है लेखन कला यानी लिपि से परिचित तो थे, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक काल का अर्थ इतिहास का वह काल से है जिसमें मानव लिपि एवं लेखन कला से परिचित थे और उन लिपियों को वर्तमान में पढ़ा जा चुका है, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक की घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 2 काल का अध्ययन करते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर युग, जिसे कि हम लोग प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो पाषाण काल का मतलब होता है कि इस युग में लोगों ने पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, फिर नव पाषाण काल को। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल को फिर हम 3 भाग में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस चीज़ को हम समझते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल हमने क्या बताया कि पूरा पाषाण काल के अध्ययन करने के लिए भी इसे 3 काल में हम लोग बांटते हैं, जो कि मैंने अपने लिखा था यहाँ पे। क्या लिखा था? निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा हमने क्या लिखा था? मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा हमने क्या लिखा था? उच्च पूरा पाषाण काल। तो इन 3 भाग में हम लोग बांटते हैं किसको? तो पूरा पाषाण काल को, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तिथियां यहाँ भी दी गई है, आप चाहें तो तिथियों को नोट्स कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसे याद करने की कोशिश ना करें। निम्न पूरा पाषाण काल, दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई? दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्यों ने आग जलाने की कला को सीखा। क्या जलाने की कला को सीखा? आग जलाने की कला सीखा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुष्यों ने किस काल में आग जलाने की कला को सीखा? तो निम्न पूरा पाषाण काल में सीखा। यदि निम्न पूरा पाषाण काल नहीं है तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल के अंतर्गत ही निम्न पूरा पाषाण काल आता है। लेकिन यदि ऑप्शन दिया हो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तो आग जलाने की कला जो है मनुष्यों ने सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल में सीखा। दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वह आखेटक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आखेटक। इन्हीं निम्न पाषाण काल के मानव आखेटक कहलाते थे। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, यानी कि शिकार करने वाला। इन्हीं निम्न पूरा पाषाण के जो मानव थे वह आखेटक थे, शिकारी थे। यानी उनका जीवन मूल रूप से शिकार पर निर्भर था, यानी प्रकृति पे निर्भर था। वे जगह जगह घूम करके शिकार करते थे, उन शिकारों को अपना भोजन बनाते थे। यानी उनका जीवन जो था, जीवन उनका था कैसा था? उनका जीवन अस्थिर था, मतलब कि वह स्थिर नहीं रहते थे, क्योंकि शिकार की तलाश में उन्हें अक्सर जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, और जहाँ शिकारों की संख्या अधिक होती थी वहीं पे वह निवास करते थे। तो उनका जीवन जो कैसा था? वह अस्थिर था। क्यों अस्थिर था? क्योंकि वह आखेटक थे, शिकारी थे, और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो यह हमारा था निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा क्या है कि इसी काल में जब उन्होंने आग जलाने का सीखा, उन्होंने शिकार, सबसे पहले तो उन्होंने शिकार करना सीखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने आग की कला को सीखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने की कला को भी सीखा। पत्थर के औजार, ठीक है। इस काल में ही उन्होंने क्या सीखा? पत्थर के औजार बनाने की कला को सीखा है। मतलब कि अब वो शिकार करने के लिए तरह तरह के पत्थरों के औजार बनाने लगे, और इन्हीं औजारों में जो सबसे प्रमुख औजार उनका हुआ करता था उनका नाम है हैंड एक्स। हैंड एक्स, जिसे कि हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी। वो हाथ की कुल्हाड़ी पत्थरों से बना करके उपयोग करते थे। और दूसरा जो था वह था चापर, चॉपिंग थी। और तो इस तरीके से कई सारे पत्थरों के उन्होंने औजार बनाए शिकार करने के लिए।
अब इस काल में यानी निम्न पूरा पाषाण काल में ही दो तरह की संस्कृति उत्पन्न हुई, मतलब दो तरह की संस्कृति का विकास हुआ जिसे उपकरण के आधार पर ही नामांकन किया गया है। यानी कि इस काल में ही यानी निम्न पूरा पाषाण काल में ही दो तरह की संस्कृति का विकास हुआ जिसे उपकरण के आधार पर नामांकन किया गया है, जिसे कि हैंड एक्स संस्कृति कहा गया है और दूसरा चापर चोपिंग संस्कृति कहा गया। हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, यह जो है मद्रास के अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मद्रास सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इसे मद्रास सभ्यता भी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह मद्रास के अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। यह बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करेंगे कि मद्रास के अतिरम्पक्कम से हैंड एक्स प्राप्त हुआ है, इसलिए वहाँ की संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति या मद्रास संस्कृति या मद्रास सभ्यता कहा गया। दूसरी एक सभ्यता थी चॉपर चोपिंग सभ्यता। यह सभ्यता जो थी वह पंजाब के सोहन नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सोहन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हमने क्या देखा कि इस काल के जो मानव थे वह मूल रूप से आखेटक थे, यानी कि शिकारी थे, घूम घूम कर जंगलों में शिकार करते थे और उन्हें अपना भोजन बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने इसी काल में निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग जलाने की कला को सीखा। फिर धीरे धीरे इन्होंने शिकार करने के लिए प्रस्तर से बने औजार यानी पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करने लगा और इनमें से इनकी प्रमुख औजार हैंड एक्स थी, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी। इसी काल में दो तरह की संस्कृति का विकास हुआ जिसे हैंड एक्स संस्कृति और चापर चोपिंग संस्कृति कहा गया। हैंड एक्स संस्कृति यानी कहा जाए तो हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी को मद्रास की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि मद्रास के निकट अतिरम्पक्कम से ही हैंड एक्स का प्रमाण मिला है, यानी हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैंड एक्स का प्रमाण कहाँ से मिला है, हाथ की कुल्हाड़ी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मद्रास के अतिरम्पक्कम से, इसलिए इसे मद्रास की सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरी सभ्यता थी चापर चोपिंग सभ्यता। यह पंजाब के सोहना नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसे सोहन सभ्यता या सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब दोस्तों यह था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम समझेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल में अब जो है इस काल के लोग जो हैं अब जो पत्थर के बने औजार जो थे अब उन्हें फलकनुमा आकार दिया गया, यानी अब पत्थरों को उन्होंने फलक के रूप में बना करके औजार करते थे। तब दोस्तों फलक क्या होता था, तो फलक एक प्रकार का पत्थर से बने औजार होता था जिसे पत्थरों को तोड़कर या उसे तराश कर बनाया जाता था। तो इस काल में क्या हुआ था कि मध्य पाषाण काल में फलकनुमा पाषाण का प्रयोग औजार के रूप में किया जाने लगा। अब दोस्तों दूसरा क्या है अब दूसरी बात क्या है कि यह जो मध्य पाषाण काल है यह निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल दोनों के बीच का क्या है संक्रमण काल है। ठीक है, तो इस काल में ज़्यादा घटनाएं घटित नहीं हुई, लोग शिकारी थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पालना इन काल की प्रमुख घटना है। और मध्य पूरा पाषाण काल में ही आप एक बात याद रखेंगे कि इस काल में ही मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। तो मनुष्यों ने किस काल में पालतू पशु बनाना प्रारंभ किया, तो मध्य पाषाण काल। और सबसे पहले पालतू पशु बनाए जाने वाला जानवर कौन था, तो वह कुत्ता था। तो मध्य पाषाण काल से हम दो बात याद रखेंगे कि इस काल में लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, मनोरंजन करना इत्यादि को सीखा और सर्वप्रथम इन्होंने कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया। तीसरा हमारा क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करते हैं तो उच्च पूरा पाषाण काल में सबसे प्रमुख घटना जो यह है कि इसी काल में जो हमारे ज्ञानी मानव थे, प्रथम ज्ञानी मानव जो थे, प्रथम
ज्ञानी मानव, जिसे क्या कहा जाता है, होमो सोपियंस। प्रथम ज्ञानी मानव जो थे यानी कि होमो सोपियंस, उसका विकास हुआ किस काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में प्रथम ज्ञानी मानव होमो सोपियंस का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है। और इसी काल में जो औजार थे, सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाए गए किसमें, निम्न पूरा पाषाण काल में। फिर उन औजारों को फलकनुमा आकार दिया गया और उच्च पूरा पाषाण काल आते आते उन प्रस्तर की जो औजार हुआ करती थी उसे काफ़ी ब्लेड की तरह धारयुक्त एवं नुकीला बनाया जाने लगा। तो ये सारी घटनाएं हम उच्च पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और भी कई सारे घटनाएं हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और काफ़ी अधिक समय भी लगेगा, वीडियो भी काफ़ी अत्यधिक लंबा हो जाएगा। तो हम वैसे चीज़ों को ही समाहित कर रहे हैं, वैसे तथ्यों को ही यहाँ पे शामिल कर रहे हैं जिससे कि प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा कि ज्ञानी मानव होमो सोपियंस का उद्भव हुआ और इस युग में ही अब प्रस्तर की जो औजारें थी वह ब्लेड की तरह धारयुक्त एवं नुकीला बनाए जाने लगी। तो अब तक हमने देखा कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांट करके देखा और उन तीनों काल में जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटित हुई उनका अध्ययन हमने किया। अब दूसरा हमारा जो काल है वह क्या है, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल। नोट्स आपको ग्रुप में दे दिए गए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल की और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और कौन कौन सी जीवन शैली मनुष्यों को प्रभावित किया। तो मध्य पाषाण काल को यदि हम देखें, अब हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल क्या है, तो आपने देख रहा होगा कि मध्य पाषाण काल क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल जो है वह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का बीच का एक संक्रमण युग था। यानी मध्य पाषाण क्या है, काल क्या है, पूरा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का बीच का एक संक्रमण युग है। यानी मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक बीच का संक्रमण युग है। या इसे हम यह भी कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल जो था वह नव पाषाण काल का अग्रगामी था। यानी यह क्या था, नव पाषाण काल का अग्रगामी था। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में यहाँ तक हमने देखा। आगे हम क्या देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अब जो प्रस्तर के औजार बनाए जाने लगे वह काफ़ी छोटे यानी सूक्ष्म आकार के बनाए जाने लगे। अभी तक हमने देखा कि प्रस्तर के औजार बनाए गए, फिर उन्हें फलकनुमा आकार दिया गया, फिर उसे ब्लेड की तरह धारयुक्त एवं नुकीला बनाया गया। अब जो औजार थे उन्हें छोटे आकार दिया गया, यानी काफ़ी सूक्ष्म औजार बनाया गया और इसी सूक्ष्म यानी छोटे औजार को, कौन से औजार, प्रस्तर औजार यानी पत्थर से बने औजार को माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य पाषाण काल में बने सूक्ष्म औजारों को क्या कहा जाता था, तो इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। यानी सूक्ष्म औजार जो थे वह माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल के कई सारे साक्ष्य भी हमें विभिन्न स्थलों पर मिले हैं। जैसे यदि हम बात करें तो मध्यदहा से
मददाहा नामक एक स्थान है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के बने हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो आदमगढ़ एवं बागौर। दोस्तों आदमगढ़ बात करें तो मध्य प्रदेश में, बागौर बात करें तो वह राजस्थान में। इन दोनों स्थानों से जो है पशु के साक्ष्य मिले हैं, यानी पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से और बागौर से। एक नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है, बिहार का चिरांद। बिहार के चिरांद जो कि सारण में स्थित है, यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद एक जगह है बुर्ज होम। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का सावधान प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्ज होम से। तो ये आप 4 स्थल याद रखिएंगे और उन 4 स्थलों से कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई है उन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम समझेंगे नवपाषाण काल को। तो दोस्तों नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो काल है, यानी जो समय है, वह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी इस काल में ही सर्वाधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब नवपाषाण काल में ही सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में ही, हालांकि हमने देखा कि इसके पूर्व ही उच्च पूरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का उद्भव हो चुका था। तो जैसे ही ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का उद्भव हुआ तो उन्होंने तरह तरह के तरीकों को ढूंढने का प्रयास किया और नवपाषाण काल आते आते इन्होंने सबसे पहले क्या किया? नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ किया, यानी कृषि करना प्रारंभ किया। किस में? नवपाषाण काल में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि करना मनुष्यों ने कब प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में क्या किया उन्होंने? कृषि करना प्रारंभ किया। अब दोस्तों कृषि करना मनुष्य इस काल में मानव के लिए एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसके पहले जो मनुष्य थे वह क्या थे? मूल रूप से शिकार थे और शिकारी थे, जिसके लिए उन्हें भोजन करने के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी उन्हें शिकार करने के लिए प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता था, यानी उनका जीवन अस्थिर था। लेकिन कृषि का विकास ने लोगों में स्थिरता ला दी, यानी उनकी जीवन शैली में क्या ला दी? स्थिरता ला दी। अब लोग जो हैं एक साथ समूह बनाकर रहने का प्रयास करने लगा और एक साथ समूह बनाकर रह करके कृषि करने का प्रयास करने लगा। तो इसीलिए नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है मानव जीवन के विकास के लिए, क्योंकि इसी में काल से लोगों ने एक साथ रहना प्रारंभ किया और उसकी वजह क्या थी? कृषि। ठीक है, तो कृषि का विकास किया, कृषि करना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम इन्होंने गेहूं की खेती की। मतलब सर्वप्रथम जो कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन सी फसल का प्राप्त हुआ है? तो गेहूँ। तो यहाँ से आप प्रश्न याद रखिए कि मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती करना प्रारंभ किया? तो गेहूँ की। कृषि और कृषि की साक्ष्य की बात करते हैं तो कृषि का करने का साक्ष्य जो सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा लोहड़ा देव से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कृषि करने के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यदि मेहरगढ़ लोहड़ा देव दोनों आपके विकल्प में है तो यदि सबसे प्राचीन साक्ष्य पूछा जाए तो मेहरगढ़ होगा, यदि मेहरगढ़ नहीं है तो लोहड़ा देव होगा। तो कृषि करने का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और लोहड़ा देव से। और सर्वप्रथम मनुष्यों ने गेहूँ की खेती करना प्रारंभ किया।
उसके बाद जब मनुष्यों ने कृषि करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे इन्होंने और विकास किया और एक और चीज़ का आविष्कार किया और वह था पहिया का आविष्कार। यानी नवपाषाण काल के मानव ने ही अब पहिया का आविष्कार किया और पहिया का आविष्कार करने से उनकी जीवन शैली और भी सुगम हो गई, क्योंकि पहिए के आविष्कार ने मनुष्यों की जीवन शैली को इतना सुगम बना दिया कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफ़ी अत्यधिक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, काफ़ी अत्यधिक समय लगता था। लेकिन पहिए के आविष्कार से अब उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी इत्यादि कई सारे काट का विकास किया और उन काट की सहायता से उन्होंने क्या किया, अब यात्रा करने प्रारंभ किया। और यात्रों के विकास करने से ही मनुष्यों ने दूसरे तरह के मनुष्यों की संस्कृति को सीखा, उनकी सभ्यता को पहचाना और उनसे कुछ सीखने को मिला। जैसे यात्रा जो है मनुष्यों की जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित किया, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और जानने के लिए। तो यहाँ तक हमने नवपाषाण काल के बारे में देखा। तो आज हमने पूरा जो है देखा, पूरे काल का निर्धारण किया, हमने अतीत के काल को विभाजन किया और उस काल को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और के टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपके टॉपिक यहीं तक दिए गए थे टेस्ट सीरीज में, तो आप इन टॉपिक के नोट्स को पढ़ें और वीडियो को देखें और इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें, समझ लें और आज रात में इससे टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखेंगे और नोट्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप टेस्ट में और अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने की सलाह दें, ताकि वह आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।